हमने बंगाल में, असम में देखा कि बिल्कुल सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है। जातिवाद है, ये कितना गहरा घुसा हुआ है, और सांप्रदायिक द्वेष हमारी भाषाओं में कितना गहरा घुसा हुआ है। झगड़ा करवाना और घर में आग लगा के उस पे चुनावी रोटियां सेकना, ये जो काम हो रहा है ये बेहद खतरनाक है इस देश के लिए। किसी की रोटी तो सिक जाएगी, किसी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन घर में जो आग लगेगी उससे तो मेरा ही घर जलेगा ना, हम सबके बच्चे मरेंगे उस आग में। असली खेल बंगाल है। एसआईआर का सारा खेल का असली टारगेट बंगाल था। ये बात मैं कई महीने से कहता आ रहा हूं। ये जो चुनाव आयोग की भूमिका अंपायर की नहीं थी, खिलाड़ी की थी, रूलिंग पार्टी के दलाल की थी, और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और बीजेपी के दफ्तर में जुगलबंदी चल रही है। ये बात 100% सही है, और ये ममता बनर्जी नहीं, पूरा देश जानता है इस सच को। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सीधे तौर पर इस किताब पर लिखी बात मैं आपको पहले बता दूं, जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, और इसको चर्चा आज हुई है। बुद्धिजीवी वर्ग ने इस पर चर्चा की है। योगेंद्र यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विषाणु जब आप कहते हैं तो वो कौन है विषाणु? ये जो पुस्तक है रफ शकील अंसारी जी और जावेद अनवर भाई की, ये किताब है भारतीय भाषाओं में जाति और सांप्रदायिकता का जहर, जो मुहावरों में, भाषा में, लोकोक्ति में शामिल हो गया है, उसका पूरा एक विशद ग्रंथ है। मैं समझता हूँ पहली बार हिंदी में किसी ने केवल हिंदी भाषा नहीं बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं में इतिहास में जो जातीयता के अंश, विषाणु जो हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं, उसका अध्ययन किया है। मैं दोनों लेखकों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने पहली बार इसको व्यवस्थित रूप से पूरे देश के सामने इस सच को जाहिर किया है, जो बताता है कि ये जो जातिवाद है ये कितना गहरा घुसा हुआ है, और सांप्रदायिक द्वेष हमारी भाषाओं में कितना गहरा घुसा हुआ है। ये समझाता है कि इससे लड़ने के लिए केवल सरकारी नीति, केवल राजनीति पर्याप्त नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए हमें समाज से, संस्कृति से, भाषा से, इन तमाम स्तरों पे हमें एक गहरा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए मैं दोनों लेखकों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज की राजनीति में विषाणु कौन है? आज की राजनीति में विषाणु कौन है आपके हिसाब से? ये जो सांप्रदायिकता का विषाणु है, इसे पहचानने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आरएसएस और बीजेपी जिस किस्म का काम इस देश में कर रहे हैं, जिस तरह से हाल ही में हमने बंगाल में, असम में देखा कि बिल्कुल सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है। चुनाव के नाम पर रोज हर कोई ना कोई बहाने से सिर्फ हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाना, जहर फैलाना, लोगों में झगड़ा करवाना और घर में आग लगा के उस पे चुनावी रोटियां सेकना, ये जो काम हो रहा है ये बेहद खतरनाक है इस देश के लिए। किसी की रोटी तो सिक जाएगी, किसी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन घर में जो आग लगेगी उससे तो मेरा ही घर जलेगा ना, हम सबके बच्चे मरेंगे उस आग में। इसलिए इससे मुक्त होने की ज़रूरत है। ये किताब उसके गहरे आयामों पे प्रकाश डालती है। सर, हार के क्या कारण रहे हैं? बंगाल में जो हुआ वो चुनाव नहीं था, ये अश्वमेध यज्ञ था। जो दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं वो अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करने के लिए देश में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और घोड़े को बंगाल में पकड़ लिया गया था। तो इसलिए अब घोड़े को छुड़वाना और अपना यज्ञ करवाना जरूरी था। उस यज्ञ में विघ्न थे, उस विघ्न को खत्म करने के लिए पुजारी के स्वरूप में चुनाव आयोग आया, और ये जो एसआईआर बंगाल में हुआ ये और कुछ नहीं, ये उस यज्ञ में विघ्न के निवारण का एक अभियान था। साफ साफ कहूं तो बीजेपी इस देश में एक छत्र राज कर सके, उसमें जो अड़चन थी
अड़चन ये कि बंगाल के कुछ ऐसे वोटर थे जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो उनका नाम काटा जाए। और दुर्भाग्यवश इस देश की एक संवैधानिक संस्था तो चुनाव आयोग ने सीधे सीधे वो काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बंगाल के चुनाव नतीजों को केवल चुनाव नतीजे की दृष्टि से न देखें, केवल उसमें वोट सीट का गणित न करें। उसके पीछे जो कुछ खेल हुआ, केंद्रीय सत्ता का जो इस्तेमाल हुआ, जो दुरुपयोग हुआ, 5 साल तक दुरुपयोग हुआ, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया, उस सब को सामने रखकर ही हमें इन नतीजों को समझना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल चुनाव के नतीजे ऐसे आए, क्या आपको लग रहा था सर कि बंगाल चुनाव के नतीजे ऐसे आएंगे? मैं एक बात तो पिछले 2 महीने से 3 महीने से कहता आ रहा हूँ। दरअसल पिछले 8 महीने से मैं कह रहा था कि जो बिहार में SIR हुआ है वो दरअसल बंगाल की तैयारी, असली खेल बंगाल है। SIR का सारा खेल का असली टारगेट बंगाल था। ये बात मैं कई महीने से कहता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी धारणा थी कि चुनाव आयोग की तमाम बदमाशियों के बावजूद ममता बनर्जी की लीड इतनी ज़्यादा होगी कि वो उस सब झटके से उबर पाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस हार को आप एक सामान्य चुनावी नतीजे के रूप में न देखें। जो तमिलनाडु में हुआ वो एक सामान्य चुनावी नतीजा है, चाहे उसके परिणाम असामान्य हैं, लेकिन जो बंगाल में हुआ वो तो प्रक्रिया ही असामान्य है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगी, हारे नहीं है बल्कि हराए गए। एक बात में तो कोई शक नहीं हो सकता कि इस मैच का जो अंपायर था वो अंपायर नहीं था, वो प्लेयर था। चुनाव आयोग की भूमिका पहले दिन से खिलाड़ी वाली रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिलने जाते हैं, चुनाव आयोग कहता है दफा हो जाओ, और उसके बाद लिखित बयान देता है चुनाव आयोग कि हमने 2 टूक जवाब दिया। अरे आप कोई पार्टी हो क्या जो आप 2 टूक जवाब देते हो? वहां से लेके ऑब्जर्वर अपॉइंट करना, माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट करना, सुरक्षा बलों को ले जाना, दिन रात जो कुछ चुनाव आयोग ने किया, और बार बार जिद से वोटर को काटना बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, ये काम तो खिलाड़ी वाला है। तो ममता बनर्जी की इसके बारे में लेके जो व्यथा है वो समझी जा सकती है, वो जायज़ है। बाकी चुनाव हारने के पीछे जरूर जनता का असंतोष भी रहा होगा, 50 कारण होते हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि इस मैच के अंपायर ने अंपायर की भूमिका अदा नहीं की, तो ये उनका कहना सर्वथा जायज़ है। सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया, राहुल गांधी जी का रात में, कि वो जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये वोट चोरी हुई है सीधे सीधे, तो वोट लूट हुआ है 100 सीटों पर। तो अखिलेश यादव का भी इसी तरीके से बयान आया। लेकिन हारने के बाद जब नेताओं के बयान आते हैं तो क्या इसके बाद अब क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाता है, मामला पेंडिंग हो जाता है, कुछ होता नहीं है। हाँ, लगातार 24 से लेकर लगातार अब तक तो यही देख मुझे लगता है राहुल गांधी को मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि बावजूद इसके कि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चुनाव में काफ़ी तनातनी हुई थी, उसके बावजूद जब ये बड़ा सवाल उठा तो उन्होंने उस बड़े सवाल को आगे रखा और अपनी पार्टी का जो क्षुद्र स्वार्थ होता है, छोटी मोटी तनातनी होती है, उसको छोड़ के बड़े सवाल पे फोकस किया। ये बिल्कुल जायज़ काम किया है और मैं समझता हूँ इस देश के तमाम विपक्ष को, उनका जहाँ चुनाव हुआ, वहाँ जहाँ चुनाव हो चुका है और वहाँ जहाँ चुनाव होने वाला है, सब लोगों को मिलके एक साथ इस सवाल पे आना चाहिए कि मैच का अंपायर जब तक मैच में ठीक ढंग से काम नहीं करता तब तक उस मैच का कोई मतलब नहीं। एक सवाल 100 सीटों पर चोरी की है, ममता जी ने बोला है कि 100 सीटें चोरी की है मेरे यहाँ से बीजेपी ने, क्या कहेंगे इस पर? आरोप लगाए सर। मैंने अभी बताया ना, 100 की गिनती तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी ये जो पीड़ा है कि ये जो चुनाव आयोग की भूमिका अंपायर की नहीं थी, खिलाड़ी की थी, रूलिंग पार्टी के दलाल की थी और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और बीजेपी के दफ्तर में जुगलबंदी चल रही है, ये बात 100% सही है और ये ममता बनर्जी नहीं, पूरा देश जानता है इस सच को। और जब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते तब तक क्या होगा? मैं एक मोटी बात बता देता हूं आपको, अगर जिस तरीके से बंगाल में SIR हुआ वो बाकी देश में होने लग जाए
और जिस तरीके से असम में डिलिमिटेशन हुआ, बाउंड्री वैसी बनने लग जाए, तो उसके बाद लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा। चुनावी लोकतंत्र का इस देश में कोई भविष्य नहीं है अगर बंगाल और असम के इस मॉडल को बाकी देश में अप्लाई किया गया। गृह मंत्री ने बोला था मिश्रा जी ने कि जिस तरह से बंगाल में अगर कुछ भी होता है हम फोर्स 6 महीने से पहले नहीं हटाएंगे, कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन बंगाल चल रहा है, जगह जगह टीएमसी के कार्यालय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो चले ममता बनर्जी को खुद उन्होंने कहा कि लात घूंसे पड़े हैं ममता बनर्जी ने। जो रिपोर्ट है बहुत विचलित करने वाली है और इसी का डर था। और आपने देखा होगा सिर्फ गृह मंत्री ने नहीं कहा था, ये चुनाव आयोग ने कह दिया था कि आप चिंता ना करें, चुनाव के बाद भी फोर्सेस यहाँ रहेंगी। क्या मतलब है चुनाव आयोग का ये बातें कहने का? तो एक तो वो, और दूसरा ये जो तमाम वादे और दावे, कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि अब बदला नहीं, बदलाव होगा, बदला नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज सुबह से क्या हो रहा है, कल रात से क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? क्या है बदले का खेल नहीं हो रहा? ये सब लोकतंत्र जो बिल्कुल न्यूनतम रेखा से भी अब नीचे गिरते जा रही हैं, उसके लक्षण। लेकिन एक और सवाल है, टीएमसी के सब कार्यालयों पर बीजेपी के झंडे, भगवे झंडे लगाए गए हैं और उनमें आग लगा के किस तरह से नारेबाजी की गई है महिलाओं के सामने, जो महिलाओं की बात करती है कि हम उनको नारी दे रहे हैं, वंदन करती है। वही मैंने कहा कि ये जो भी कल शाम से खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे, उनके कार्यालयों पे हमले की, कोई कह सकता है कि बंगाल में घटनाएं पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वायदा किया था कि ये चीज़ नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ इत्यादि, वो अब दिखाएं कि वास्तव में वैसा क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो वही लोगों का संदेह पुष्ट होगा कि ले देकर ये केवल और केवल सत्ता छीनने, बदला लेने और अंततः सांप्रदायिकता की आग में देश के एक हिस्से को झोंकने का षड्यंत्र।